जय हिंद। स्वागत है आपका। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? यूपी एलटी ग्रेड सिविक्स में हम कॉन्स्टिट्यूशनल विकास देख रहे हैं, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने रेगुलेटरी एक्ट को देखा था और साथ ही साथ 1781 और 1784 का पिछ इंडिया एक्ट को देखा था। इस लेक्चर में हम 1786 और 1793 का चार्टर एक्ट देखेंगे। शुरुआत करेंगे 1786 का। कि 1786 का चार्टर एक्ट आखिर में लाना क्यों पड़ा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको क्यों लाना पड़ा। तो हमने देखा था रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रही थी और इसी खामियां विसंगतियों को दूर करने के लिए 1781 और 1784 का एक्ट लाने पड़े थे। खासकर रेगुलेटरी एक्ट में जो समस्या आ रही थी, अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच में जो अनबन हो रही थी और साथ ही साथ गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय के बीच में अनबन चल रही थी। आपसे क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया भी है कि उच्चतम न्यायालय किस एक्ट के तहत और किस सन में बनाए गए थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। ये गतिरोध पैदा हो रहा था। अब इसी गतिरोध को दूर करने के लिए 1784 का एक्ट आया, लेकिन इस एक्ट से भी जो उस समय तत्कालीन गवर्नर था, गवर्नर वारेन हेस्टिंग, ये नाखुश रहता था। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप बताएंगे? तो गवर्नर जनरल क्या था? नाखुश रहता था। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी बात मनवाने के लिए जो काउंसिल बनी थी, उस काउंसिल में से कम एक सदस्य की सहमति जरूरी थी। और ये वारेन हेस्टिंग था, इसको ब्रिटिश संसद से कुछ अच्छा की उम्मीद थी। इस वजह से वारेन हेस्टिंग नाखुश रहता था और इस पर करप्शन की चार्जेस भी लगी थी। इससे ये पद त्याग देता है, अपने गवर्नर जनरल के पद से पद त्याग कर देता है। तो पहला तो आप देखेंगे, पहला पहला पृष्ठभूमि आप इसका रीजन देखेंगे क्यों लाया गया था, रेगुलेटरी एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए। और दूसरा था कि गवर्नर जनरल नाखुश था वारेन हेस्टिंग इस एक्ट से। और थर्ड रीजन क्या था? जब वारेन हेस्टिंग ब्रिटेन गया तो उस पे इम्पीचमेंट का भी सेशन चलाया गया था। हालांकि बाद में वो बरी हो गया, लेकिन इस पे इम्पीचमेंट का भी सेशन चला था। जब ये ब्रिटेन चला जाता है तब भारत में एक ऐसे गवर्नर जनरल की जरूरत होती है जो सब मैनेज कर पाए, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ मैसूर और मराठों दोनों के साथी उछल रहे थे। अब इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के नजर में वारेन हेस्टिंग जैसा कोई योग्य गवर्नर दिखा, वो कार्नवालिस था। इसने ब्रिटिश संसद के मेंबर चाह रहे थे कि लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाए। कार्नवालिस को क्यों चाहते थे कि ये गवर्नर जनरल बनकर जाए? देखिए, 1781 में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस युद्ध का क्या नाम था। उसमें क्या हुआ, हालांकि ब्रिटेन हार गया था अमेरिका से, लेकिन उसी युद्ध में सेना नायक था कार्नवालिस। और ये इतने योग्य सेना नायक रहा कि ब्रिटेन सांसद चाहता था, ब्रिटेन पार्लियामेंट चाहती थी कि इसको गवर्नर जनरल बना के भारत में भेजा जाए। पहले तो ये गवर्नर जनरल बनने के लिए मना करता है, क्योंकि ये सेनापति रह चुका है और ये जान चुका है कि कोई भी निर्णय युद्ध के लिए हो या कानून बनाने के लिए हो, सहमति होना चाहिए गवर्नर जनरल, गवर्नर की और सेनापति की। और ये जानता है कि दोनों अपनी अपनी बातें चलाते हैं, इसलिए ये मना करता है। और बाद में ये दो शर्तें रखता है गवर्नर जनरल बनने के लिए। और ये शर्तें क्या हैं? इसकी पहली शर्त थी कि ये गवर्नर जनरल भी हो और साथ में साथ कमांडर इन चीफ सेनापति भी हो, क्योंकि अगर दोनों कोई निर्णय हो तो सेनापति भी रहेगा, गवर्नर जनरल भी रहेगा, तो कोई मतभेद नहीं हो। और दूसरी शर्त इसने रखी थी कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने की अधिकार दिया जाए। जैसे था ना कि काउंसिल को अपनी बात मनवाने के लिए कम से कम एक सदस्य की मत होना चाहिए, तो इसने कहा कि मुझे अपना निर्णय लेने के लिए विशेष परिस्थितियों में कोई जरूरी नहीं है कि
काउंसिल के परिषद जो काउंसिल के जो सदस्य थे उनकी सहमति हो, मैं अपने मन से भी निर्णय ले सकता हूँ। ये उसने दो दो रखा था शर्तें, और इस शर्त को मान ली गई, जिसे ही 1786 का अधिनियम बोलते हैं। उपरोक्त शर्तों को ही 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ दिया गया, इसे ही 1786 का अधिनियम कहते हैं। अब आगे हम 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे कि 1793 का चार्टर कानून क्या था। 1793 का चार्टर एक्ट, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो मोनोपोली थी, ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो डायरेक्ट 1793 का चार्टर एक्ट आना चाहिए। तो बीच में 1781, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786 का ये जो अधिनियम आया था, ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के खामियों को दूर करने के लिए आया था। अब 1793 का चार्टर एक्ट क्या था? 1793 का चार्टर एक्ट में जो व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, व्यापारिक अधिकार था, वो 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, उसको रिन्यूड कर दिया गया 20 वर्षों के लिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1793 में मोनोपोली को 20 वर्षों के लिए, एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया कि जो नियंत्रण अधिकरण था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। पहले था ये, अब क्वेश्चन आप बताएंगे कि किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया था। अब मैंने पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किस एक्ट के तहत बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, ये तो ब्रिटेन में रहते थे, तो इनका जो इनके सदस्य थे, उनको वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक, और इनका खर्चों के अलावा जो 5 लाख पाउंड की धनराशि थी, ब्रिटिश सरकार को हर वर्ष देनी होती थी। ये जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो वेतन भत्ते थे, वो देने के बाद ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड देना पड़ता था धनराशि। इस एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान किया गया। हमने देखा था 1786 में कैसे जो कार्नवालिस था, वो काउंसिल पे अपने निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त किया था। तो उस समय ये बोला गया ब्रिटिश संसद में कि कुछ शक्तियों को छोड़ के आप अपना निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो क्या अधिकार था। तो ये 1700 जो 93 का अधिनियम आया था, चार्टर कानून आया था, उसमें ये कन्फर्म कर दिया गया कि किस एरिया में आप अपना निर्णय ले सकते हैं और कहाँ काउंसिल के जो सदस्य हैं वहाँ उसमें बहुमत है। तो कहाँ निर्णय दिया गया कि गवर्नर जनरल केवल शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजी प्रदेश जो देश थे, अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो दीवानी थी, जो क्षेत्र थे, उसी के तहत सिर्फ ये निर्णय ले सकते थे। बाकी जो न्याय था, विधि था और कर के मामलों में ये काउंसिल की सहमति होनी ही चाहिए। मिनिमम 1 सदस्य की सहमति तो होनी चाहिए, और सहमति नहीं होनी चाहिए वो क्षेत्र कहाँ था, शांति व्यवस्था, सुरक्षा और अंग्रेजों के हाथ में जो क्षेत्र आ चुके थे, उन क्षेत्रों में ये गवर्नर जनरल अपने हिसाब से निर्णय ले सकता था। और क्या गया कि राजस्व और न्याय प्रशासन का अलगाव व माल अदालत का अस्तित्व समाप्त कर दिया। इस प्रकार जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय थे, वो सभी शक्तियां गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। इसी एक्ट ने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बशर्ते कि उसने उसी रूप में नियुक्त न किया गया हो। इस प्रकार हमने 1786 और 1793 का चार्टर कानून पढ़ा। अगले लेक्चर में हम चार्टर कानून 1813 देखेंगे और 1833 देखेंगे, जो दोनों चार्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी नीड मुझे पता चल सके कि आपको किस लेक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।